संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण, इनकी संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सी लिखेगा? छत्राह्य और आपका क्या जाएगा? स्रा। क्या हो जाएगा? छत्राह्य और स्रा। किससे मिलकर बनता है? ये का और सा से मिलकर बनता है। त्रा ता आधा और रा से मिलकर बनता है। या जो है जा और या से मिलकर बनता है। श्रमिक वाला स्रा जो है वो सा और रा से मिलकर बनता है। किसी भी वर्ण के नीचे अलग अगर आपका हलंत लग जाता है तो वो कैसा अक्षर माना जाता है? आधा अक्षर माना जाता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, ये हमारा क्या हो गया था? संयुक्त व्यंजन। अब आपसे प्रश्न कैसे बनेगा? आपसे सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा भैया संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? कितनी है? 4 है। ठीक है, ये 4 है। अब आपसे नीचे से पूछ लेगा त्रा, बताइए किससे मिलकर त्रा बनता है? तो आप बताओगे ता और रा से। ठीक है, ऐसे ऑप्शन करके दे देगा। ठीक है, आगे चलिए, लिखिएगा। ये हो गया। आगे डालेगा उत्क्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन वर्ण। अगला हेडिंग है, ये लिख लिया? आगे लिखिएगा उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन वर्ण। द्विगुणी व्यंजन वर्ण, उत्क्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन वर्ण। ठीक है, पहले आप समझ लीजिएगा। पहले सबसे प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है, या तो आपसे पूछा जाएगा कि द्विगुणी व्यंजन की संख्या कितनी है। समझा रहा? तो इनकी संख्या आप कितनी बताओगे? 2। क्या हो जाएगा? 2। अब परिभाषा सुनिएगा, कहते हैं किसे उत्क्षिप्त व्यंजन? उत्क्षिप्त व्यंजन उसे कहते हैं यानी कि छिपा हुआ व्यंजन। कैसा हुआ? छिपा हुआ। यानी जो उत्क्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन होता है ये छिपा हुआ होता है। जब पूरे वर्णमाला की हम बात करेंगे, वर्णों की संख्या टोटल कितनी होती है? 52 होता है। कितना होता है? 52 होता है। उसको मैंने आपको बताया था। स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। 2 क्या हो जाएगा? आइकुआ हो जाएगा, है ना? 2 आइकुआ हो गया। उसके बाद 25 क्या हो गया? स्पर्शी व्यंजन हो गया। 4 आपका संयुक्त हो गया। 4 आपका अंतस्थ हो गया। और 4 आपका क्या हो जाएगा? ऊष्म हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया? अब टोटल जोड़ो कितनी संख्या हो गई है? 11 2 13 और 13 25 38। 38 4 42 4 46 और 4 क्या हो गया? 50 हो गया। यानी 2 कम पड़ा। 2 कम पड़ेगा तो यही जो दोनों छिपा होता है यही क्या होता है? हमारा द्विगुणी व्यंजन होता है। तब टोटल वर्णों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 52 हो गया। हो गया नहीं हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेगा उत्क्षिप्त मतलब छिपा हुआ व्यंजन यहाँ पर होता है। एक परिभाषा लिख लीजिएगा इसकी। इनकी संख्या 2 है, लिख लिया? लिखिएगा। अब देखो, इसको जब हम तोड़ेंगे इसका संविच्छेद क्या हो जाएगा? उत्थान क्या हो जाता है? क्षिप्त हो जाता है। इसका उत्क्षिप्त जो तोड़ेंगे तो उत्थान क्या हो जाएगा? क्षिप्त हो जाएगा। जहां उत का अर्थ है ऊपर, हाँ, और क्षिप्त का मतलब क्या हो गया? फेंका गया। क्या किया गया? फेंका गया। फेंका गया या उछाला गया। समझा ना? जब इसको तोड़ेंगे तो उत्थान क्या हो गया? क्षिप्त हो गया। यानी कि जहां उत का अर्थ क्या होता है? ऊपर, और क्षिप्त का अर्थ क्या हो गया? फेंका गया। समझा रहा ना? और इनकी संख्या दोगे, नीचे परिभाषा लिखना। परिभाषा लिखोगे तो समझ में आएगा। लिखेगा वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा, या जिह्वा मतलब समझ रहे हो? जिह्वा मतलब जीभ, हाँ, जिह्वा उन वर्णों को ऊपर की ओर उछालती है। जिह्वा उन वर्णों को
उन वर्णों को ऊपर की ओर उछालती है ऐसे व्यंजन वर्ण को उपक्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? उपक्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन कहते हैं। क्या लिखा भैया आपने? ये समझ में आई बात? ठीक है, चाहे आप परिभाषा समझ लो और चाहे आप कैसे समझ लो, व्यवहारिक समझ लो। यानी आपको ये समझना है उत्क्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन की संख्या कितनी है? 2 है। उत्क्षिप्त पे जब विच्छेद करोगे तो उत्क्षिप्त हो गया, उत मतलब ऊपर, क्षिप्त मतलब फेंका गया या उछाला गया। परिभाषा आपने लिखा ये व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा ऊपर की ओर, उन वर्णों को ऊपर की ओर क्या करती है? उछालती है, उसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। यानी कि जब हम इसको उच्चारण करते हैं, किसका? एक धा है और एक आपका ढा है। जब इसको हम क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। देखिए ढा ढा, ऊपर जीभ जा रहा नहीं जा रहा? ढा, देखो ये जो जीभ है मुड़ के ऊपर जा रही है, उछल रहा है नहीं उछल रहा है, उसी का उच्चारण करना, उसी को परिभाषा बता दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ना? ये बस आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा, लिखिएगा स्वर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर वर्णों का वर्गीकरण। बात समझ आई? ठीक है, उसी के नीचे एक हेडिंग और डालिएगा, लिखेगा पहली हेडिंग आपने क्या डाला? हाँ, स्वर वर्णों का वर्गीकरण हो गया। इसके अंतर्गत लिखेगा, पहली हेडिंग डालेगा मुख्य विवर के आधार पर, मुख्य विवर के आधार पर, यानी जो स्वर वर्णों का वर्गीकरण है, इसमें पहली हेडिंग डालेगा मुख्य विवर के आधार पर स्वर वर्ण। मुख्य विवर के आधार पर स्वर वर्ण। इसमें लिखेगा पहला विवृत स्वर वर्ण। इसके अंतर्गत लिखिएगा पहला विवृत स्वर वर्ण। इसका मतलब जानते हैं? विपरीत स्वर वर्ण का मतलब ब्रैकेट में लिखेगा पूर्ण रूप से खुला हुआ मुख, पूर्ण रूप से खुला हुआ मुख, पूर्ण रूप से खुला हुआ मुख हो गया। आप लिखिएगा, इसमें लिख लीजिएगा परिभाषा। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुला होता है, पूर्ण रूप से खुला होता है, पूर्ण रूप से खुला होता है, उसे विवृत स्वर वर्ण कहते हैं। उसे विवृत स्वर वर्ण कहते हैं। उसे विवृत स्वर वर्ण
कहते हैं। जैसे जैसे बड़ा आ, इनके अंतर्गत कौन सा स्वर वर्ड आएगा? बड़ा आ। ये बात समझ आ रही है? आइए थोड़ा समझ लेते हैं। देखिएगा स्वर, जो स्वर है, स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण बांटा गया है, जैसे मुख के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, समझना ना, ऐसे आपको समझना है। मुख्य विभाग के आधार पर स्वर वर्ण आपके, पहला आपने लिखा विपरीत स्वर वर्ण। इस विपरीत स्वर वर्ण का मतलब क्या होता है कि हमारा जो मुख होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है? खुला हुआ होता है। यानी ऐसे कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण करने पर हमारा मुख क्या होता है? पूर्ण रूप से खुला हुआ होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा एग्जाम में, प्रश्न कैसे पूछेगा? पूछेगा बताइए बड़ा आ निम्नलिखित में से किस स्वर के अंतर्गत आता है? तो आप सीधे क्या बताओगे कि क्या बताओगे? विपरीत स्वर वर्ण है। कैसा स्वर वर्ण है? विपरीत स्वर वर्ण। लेकिन विपरीत स्वर वर्ण के अंतर्गत ये भी जान रखिएगा कि पूर्ण रूप से मुंह क्या होता है? खुला होता है। अब बड़ा आ का उच्चारण जब आप करोगे तो देखो मुंह क्या पूरा खुला नहीं खुला? बड़ा आ खुला ना, ऐसे व्यवहारिक भी आप समझ सकते हो। पॉइंट नंबर 2 डालिएगा हेडिंग, देखिएगा अर्ध विपरीत स्वर वर्ण। अर्ध विपरीत या अर्ध विपरीत स्वर वर्ण आ, ए, ओ और आ, अर्ध विपरीत स्वर वर्ण। अब देखो परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है, इसी का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसमें देखो विपरीत था, इसमें क्या हो गया? अर्ध हो गया। अर्ध मतलब आधा। यानी हम ऐसा कौन सा स्वर है, स्वर वर्ण है जिसका उच्चारण करने पर हमारा मुख क्या होता है? आधा खुला होता है। समझा ना? यही परिभाषा बन जाएगी। अब चाहे लिखिए चाहे इसी का घोषित हो जाएगा। अब उसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर वर्ण आते हैं? छोटा आ, ए, ओ और आपका आ मतलब जो ये आंवला वाला, जैसे डॉक्टर पे आ लिखते हैं, आंवला पे लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। बात समझा रही है? पॉइंट नंबर अगला 3 लिखिएगा समृद्ध स्वर वर्ण। समृद्ध स्वर वर्ण बंद या ढका हुआ। ये बात सुनना है, बंद या ढका हुआ मतलब मुख की बात कर रहा है, ठीक है? यानी ऐसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण करने पर हमारा मुख क्या होता है? बंद होता है या कैसा होता है? ढका हुआ होता है, ठीक है? परिभाषा अपने आप से भी समझते हो, समझ भी सकते हो। अब ऐसे कौन सा स्वर वर्ण है जिसका उच्चारण करने पर हमारा मुख ढका हुआ होता है या बंद हुआ होता है? उसके अंतर्गत कौन सा बातें लिख लीजिएगा? छोटी ई, बड़ी ई, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। देखो अब छोटी ई का उच्चारण करो। आप छोटी ई का जब उच्चारण करोगे तो हमारे मुंह को ढका नहीं, छोटी ई नॉर्मल अगर हम कहेंगे थोड़ा सा भी खोलेंगे तब भी उच्चारण कर ले जाएंगे, यानी ढका रहेगा तब भी हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत रखेंगे समृद्ध स्वर वर्ण के अंतर्गत होंगे, जिसका अर्थ है वर्ण मुंह क्या होता है? आधा आपका होता है बंद रहता है, ढका हुआ होता है, ठीक है? खुलने वाला तो है, ठीक? अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? अर्धसमृद्ध लिखेगा, अर्धसमृद्ध के अंतर्गत लिखेगा ए ओ, ए ओ, इसके अंतर्गत कौन सा आते हैं? ए ओ, ठीक है? अब देखो ये जो 4 बातें आपको दिखाई है ये किसके आधार पर है? मुख के आधार पर। यानी जितनी कला मुख से हो रहा है उतनी बातें हैं, इतनी कला आपके मुख विभाग के आधार पे है। विपरीत, अविपरीत, समृद्ध और आपका यहाँ जाएगा असमृद्ध, ठीक है? अब दूसरी हेडिंग आपको डालना है जिह्वा, यानी कि जीभ। जैसे ये मुख के आधार पर हो गया, अब जिह्वा के आधार पर लिखिएगा। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वर वर्ण।
क्या लिखा आपने? हाँ, हेडिंग है क्या लिखा आपने? जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वर। ठीक है, किसके आधार पर? जीवा के आधार पर। अब देखिएगा इसके अंतर्गत लिखिएगा अग्र स्वरवर्ण कौन कौन से स्वरवर्ण आते हैं? पहला आपका आ जाएगा अग्र स्वरवर्ण हो जाएगा, दूसरा आपका क्या जाएगा? मध्य स्वरवर्ण हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? पश्च स्वरवर्ण हो जाएगा। हो गया? बात समझ आ रही है? समझना यही है। स्वरवर्ण को वर्गीकरण हमने इसके पहले मुखी के आधार पे किया था। ये क्या हो गया आपका? जीवा, यानी कि जीभ के आधार पर। अब देखो जीभ के आधार की अगर हम बात करेंगे तो एक आपका अग्रभाग यानी कि जीभ के अगले वाले भाग से कौन से स्वर का उच्चारण हो रहा है? जीभ के मध्य भाग से किस स्वर का उच्चारण हो रहा है? और जीभ के पश्च भाग से किस स्वर का उच्चारण हो रहा है? बात समझ आई? अब मुझे आप बताओ जीभ का अगला भाग कहाँ है? हाँ, आगे वाला भाग कहाँ है? आगे वाला भाग आगे है पर कहाँ? क्या बनेगी? क्यों कहेगा कि यह जीभ का आगे भाग है? यही है कहाँ? इसी तरह। ठीक, समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने तरफ से व्यवहारिक बता रहे हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, समझिएगा। यानी कि जीभ, ये जो जीभ है, जीभ बहुत बड़ी होती है। ऐसे ना मैंने कहा था इनका जीभ बहुत बड़ी है और वाकई बहुत बड़ी होती है, देखने में छोटी लगती है, अंदर तक है। यहाँ मुंबई चाउमीन इडली डोसा देख ले, देखा अपने आप पानी धारा बहने लगती। ठीक है, चलिए बहुत टिकिया चटल्ला मिल जाए है ना, पूछना है। सुनिए, जीभ जो है, जीभ का अगला भाग जो है, जिसे आप पिछला कहते हैं, वही अगला है। ठीक है, ये जो जीभ है, जीभ का जो अगला भाग है वो पीछे है। जब आप वो फैलाएंगे देखें तो छोटा सा एक कौवा तरह लटका रहता है ना? ना देखो, देख लीजिएगा, लेकिन किसी के सामने मत फैलाएंगे, शीशा सब अकेले नहीं कहिए क्या हुई पढ़ के आए। ठीक, तो जीभ का जो अगला वाला भाग होता है वो जिसे आप पिछला समझते हैं वही अगला है, मध्य वाला समझ रहे हैं। और ये जो आगे का है यही हमारा क्या पिछला भाग होता है। ये क्या होता है? यही पिछला भाग है, यही समझना आपको। ठीक है, अब समझ में आ रहा है जीभ का अगला भाग कहाँ है? ये नहीं है, पीछे है, वो पीछे वाला जो समझते हैं। ठीक, अब देखिएगा, यानी कि जब इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ के अगले वाले भाग से किस स्वर का उच्चारण होता है? छोटी ही, बड़ी ही, ए और आई का। देखो, छोटी ई आवाज कहाँ से आ रही है? पीछे से आ रही है, यानी जो आप पीछे कहते हो आगे से आ रही है। ठीक है, छोटी, बड़ी, ए, आई आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, यानी जीभ के अगले भाग से मध्य स्वर के अंतर्गत कौन सा स्वर आएगा? छोटा आ। जब हम छोटा आ का वर्ड का उच्चारण करेंगे तो कौन सा स्वर आएगा आपका? छोटा। यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जीवा के आधार पर मध्य स्वर के अंतर्गत कौन सा स्वर आता है। या तो आपसे दे देगा छोटा आ, बताइए निम्नलिखित में से किस स्वर के अंतर्गत आता है या किस भाग के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत? मध्य स्वर। और ये आपका पश्च स्वर है, पश्च स्वर के अंतर्गत ये सारे स्वर आते हैं जो आपके क्या होता है? पिछला भाग, यानी यहाँ से देखिएगा, बिना हम इसको मुंह फैलाए छोटा आ है ना, छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, ये सब आगे का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, पीछे का कोई मतलब ही नहीं है। अब बिना आगे की मदद लिए हम इसका उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे। अब करके ना तो दिखा दो। अब छोटा आ, छोटा ऊ, अब बिना इसको बनाए कह लो, वहीं कहोगे ऊ होगा? नहीं होगा, पूरा नहीं हो रहा। तो ये देख रहा हूँ कि छोटा, बड़ा, छोटा ऊ, ओ, यानी बिना हम अगले
अगले वाले भाग की मदद से कर पा रहे हैं, पिछले वाले, यानी कि इसकी मदद को लेना ही पड़ेगा, तभी जाके हम इसका उच्चारण क्या कर पाएंगे, कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, लिख लिया। ठीक, अब एक दिन का आपका और है गणमाला। ठीक है, टोटल एक दिन का और गणमाला है। इसको पूरा समाहित करने का, नोट करने के बाद आपका एक छोटा सा क्या होगा, टेस्ट होगा। ठीक है, वो भी किससे, केवल गणमाला। ठीक है, जितना आपने पढ़ा है, जितना आपका अभी लिखा गया है सारी चीजें, और एक्स्ट्रा भी आप पढ़ लीजिएगा। जो भी 40-50 क्वेश्चन का जितना भी टेस्ट होगा उसको हम दे देंगे। ठीक है, तो उसको आप टेस्ट पेपर मार दीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा उसको आप पूछ लीजिएगा। ठीक है भैया, Eh.